नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस और साथ ही आप ये भी देख रहे हैं तब क्या होगा, हमारा खास शो और एस्टेट प्लानिंग से जुड़ा हुआ हमारा खास शो तब क्या होगा। देखिए, जब भी संपत्ति की बात होती है तो लोग जमीन, बैंक बैलेंस और सोने की ओर ज्यादा देखते हैं, लेकिन असली बदलाव अब हमारी डिजिटल दुनिया में ही है। हमारी ईमेल आईडी, सोशल मीडिया प्रोफाइल, बैंकिंग एप्स और क्रिप्टो वॉलेट, क्लाउड डेटा और डिजिटल बिजनेस, ये सब आपकी मेहनत, आपकी पहचान और आपकी मौजूदगी का हिस्सा ही हैं। सवाल ये है, आपके बाद इस डिजिटल संपत्ति का आखिरकार वारिस कौन होगा? अगर कुछ तय नहीं किया है तब क्या होगा? तो आज के शो में देखिए हम इसी पर गहराई से बात करने वाले हैं। आज के शो में हम क्या बात करेंगे, ऑन द शो क्या बातचीत होगी, वो सबसे पहले हम जान लेते हैं। डिजिटल एसेट क्या होते हैं और ये क्यों जरूरी हैं, इस पर हम बात करेंगे। आखिरकार डिजिटल एसेट क्या है? कई बार लोगों के मन में भ्रम होता है, आखिरकार ये टर्म क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। डिजिटल एसेट में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या इसमें शामिल आप कर सकते हैं, क्या शामिल होता है, इसके बारे में बात होगी। वहीं डिजिटल एसेट की प्लानिंग आखिरकार कैसे शुरू करनी है, कब शुरू करनी है, इस पर हम बातचीत करने वाले हैं। ऑन द शो में देखिए हम इन सब बातों का जिक्र करेंगे। वहीं सोशल मीडिया और क्रिप्टो का वारिस कैसे तय करना है, तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगर हैं, क्रिप्टो का वारिस आखिरकार कैसे आपको तय करना है। डिजिटल अकाउंट्स का सही और कानूनी हस्तांतरण जो है वो क्या है, कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। डिजिटल एस्टेट प्लानिंग में आमतौर पर लोग कौन सी बड़ी गलतियां करते हैं, तो देखिए गलतियां भी लोगों से हो जाती हैं और इन गलतियों पर गौर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनसे सबक लेना भी ज़रूरी है और ये गलतियां आप ना करें, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली के विशाल की कहानी, जिनकी अचानक से मृत्यु होने के बाद उनके परिवार को डिजिटल अकाउंट्स एक्सेस करने में किस तरह की समस्या झेलनी पड़ी है। दिल्ली के रहने वाले 40 वर्षीय विशाल एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस चलाते थे। उनका सारा काम डिजिटल था। ऑर्डर ईमेल से आते थे, पेमेंट ऑनलाइन मिलता था और ग्राहक की जानकारी क्लाउड पे सेव रहती थी। अचानक बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। परिवार को उनके किसी भी डिजिटल अकाउंट का पासवर्ड नहीं पता था। ना ईमेल खुल पाया, ना पेमेंट गेटवे का एक्सेस मिला। ग्राहक ऑर्डर की स्थिति जानना चाहते थे, लेकिन परिवार जवाब नहीं दे पाया। धीरे धीरे बिजनेस बंद हो गया। आयते की मेहनत से खड़ा किया गया पूरा ऑनलाइन कारोबार सिर्फ इसलिए खत्म हो गया क्योंकि डिजिटल एसेट की प्लानिंग नहीं की गई थी। तो देखिए, सही से डिजिटल एसेट की प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सही से नहीं की तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आज इसी पर हम गहराई से बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक जैन, फाउंडर डायरेक्टर नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस। डॉक्टर जैन को डिजिटल एसेट, वसीयत, ट्रस्ट, क्रिप्टो, सक्सेशन और फैमिली गवर्नेंस में लंबा अनुभव है। वो भारत में डिजिटल एसेट प्लानिंग के प्रमुख विशेषज्ञों में शामिल हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही कि अभी जो हमने स्टोरी दिखाई विशाल की, उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की जिससे परिवार को बड़ी संकट का सामना करना पड़ा, कि इस स्टोरी से हम क्या सबक ले सकते हैं? तो सबसे पहले आज एक आम इंडियन को मानना चाहिए उसकी काफी संपत्ति डिजिटल है। बिल्कुल राइट, वो ना फिजिकल है ना फाइनेंशियल है, वो डिजिटल संपत्ति है। जहाँ पे डिजिटल संपत्ति का एक्सेस मेरे बाद कैसे किसको हस्तांतरित होगी, कैसे हस्तांतरित होगी, उसको क्या क्या अलाउड होगा, क्या अलाउड नहीं होगा, इस पे आपको पूरा काम करना पड़े। दूसरी चीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कानून की इसमें क्या राय है। कानून डिजिटल एसेट्स को क्या मान्यता देता है, उसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है और कैसे आप इसको सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये संपत्ति आपके बाद उसी को मिले जिसको आप देना चाहते हैं, तभी मिले जब आप देना चाहते हैं, उतनी मिले जितनी आप देना चाहते हैं और उसी तरीके से मिले जिस तरीके से आप देना चाहते हैं। तो ये प्लानिंग बहुत जरूरी है डिजिटल एसेट्स की आज के जमाने में हर व्यक्ति के लिए। बिल्कुल, तो प्लानिंग जरूरी है, लेकिन सर डिजिटल एसेट को किस तरीके से हम समझें, क्या है ये, और आज क्या हर एक पर्सन के लिए डिजिटल संपत्ति का जो दायरा है क्या वो बढ़ गया है? सर, मैं आपको एक बहुत नॉर्मल इंडिविजुअल की बात बताता हूँ। एक प्रोफेशनल है या एक बिजनेसमैन है, उसने अपना बिजनेस
अपने विल से अपने बड़े लड़के को दिया और उसकी डेथ के बाद ये विल अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गई जी। और उसके बड़े लड़के को वो बिजनेस मिल गया। और क्योंकि उसने कुछ नहीं की थी प्लानिंग, इस कारण उसके छोटे लड़के के हाथ में उसका मोबाइल फोन नंबर और ईमेल आईडी आ गया। अब क्या होगा? तो या तो दोनों भाई लड़ना चालू कर देंगे बिल्कुल। या बिजनेस बड़े से छोटे में जाना शुरू कर देगा। और ये दोनों ही चीजें ये आदमी नहीं चाहता। पर क्वेश्चन ये है, जब मैं आपको आपकी विल बनाने को कहूंगा तो आज कितने लोग उस विल में लिखेंगे कि मेरी डेथ के बाद मेरा मोबाइल फोन नंबर इसको दे देना, मेरी ईमेल आईडी इसको दे देना। क्या आपका मोबाइल फोन नंबर एक एसेट है या नहीं? क्या आपकी ईमेल आईडी एक एसेट है या नहीं? तो आज की डेट में ये कहना कि ये खाली ऑनलाइन बिजनेस वालों के लिए है, जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं उनके लिए है, जिनके पास वेबसाइट है उनके लिए है, नहीं, ये सबके लिए है। क्योंकि आप इंडिया में कितने % लोगों पे मोबाइल होगा? क्या वो एक डिजिटल एसेट नहीं है? और अगर आप कहते हो जी मैं तो बिजनेस नहीं करता, मैं तो सैलरीड हूं, तो मैं आपसे पूछूंगा ये आपके ओटीपी कहाँ आते हैं? आपके बैंक अकाउंट को एक्सेस करने का तरीका क्या है? वो तो आपका मोबाइल फोन और ईमेल आईडी है ना। तो डिजिटल एसेट क्या है? या तो आपने कोई डिजिटल अकाउंट्स खोल रखे हैं, जैसे वो सोशल मीडिया अकाउंट्स, वेबसाइट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, या ये आपके अकाउंट्स को एक्सेस करने का माध्यम बन गए, या आपकी संपत्ति को एक्सेस करने का माध्यम बन गए, आपके बिजनेस को एक्सेस करने के माध्यम बन गए। वो सारे माध्यम जो हैं वो डिजिटल एसेट्स हैं आपके। और तीसरा, क्या ये किस तरीके से आपको कानूनी पावर देते हैं, वो वाले एसेट्स भी सारे डिजिटल एसेट्स में आएंगे, जो डिजिटली आपको डिजिटली कानूनी पावर देते हैं इनहेरिटेंस में। तो वो भी पार्ट डिजिटल एसेट प्लानिंग का पड़ता है, जिसे हम कहते हैं डिजिटल लीगेसी प्लानिंग। राइट? तो आपकी एक संपत्ति होती है फिजिकल लीगेसी, एक होती है फाइनेंशियल लीगेसी, और एक अब नई आ गई डिजिटल लीगेसी। तो डिजिटल लीगेसी की आप प्लानिंग कैसे करते हैं? बिल्कुल। तो क्या सर सोशल मीडिया हो गया है या फिर ईमेल, क्रिप्टो, क्लाउड और ऑनलाइन बिजनेस, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसे हर व्यक्ति को एसेट प्लानिंग में शामिल करना चाहिए? नहीं, तो ये सारी एस्टेट प्लानिंग में शामिल करनी चाहिए। देखिए, अच्छा चलिए मैं आपको बड़ा बेसिक बात करता हूँ। आपका एक फेसबुक अकाउंट है, राइट? शायद आप एक आम इंडियन नागरिक हैं, आप उसपे अपनी पोस्ट शेयर करते हैं, उसमें आपने अपना कुछ पिक्चर्स डाली हुई हैं। आप क्या चाहेंगे आपके बाद इसका क्या हो? क्या आप ये ओपन छोड़ देंगे अपने बाद, या आप चाहेंगे कि मेरे बाद मैं इसे कंट्रोल कर पाऊं? राइट? अब मैं वो बहुत छोटी छोटी बातें, आपकी इस फेसबुक अकाउंट के अंदर आपकी कुछ चैट्स हैं, राइट? वो चैट्स क्या पब्लिक हो जानी चाहिए आपके बाद? वो रिस्क है, वो डाटा प्राइवेसी का रिस्क है, बिल्कुल। और कुछ नहीं है। तो राइट, कोई इसे हैक कर ले और उसके ऊपर से उल्टे सीधे काम करने लगे, तो आपकी रेपुटेशन आपकी डेथ के बाद खराब होगी। राइट? तो आप सोचिए ना, ये दिस इज नॉट सो इजी। आप ये नहीं कह सकते जी मेरे पे तो है ही क्या, मैं तो करते ही क्या हूँ। अगर आप छोटे एक आम नागरिक भी हैं तो भी आपके पास बहुत कुछ खोने को है अपने डिजिटल एसेट्स में, और इसके सही हस्तांतरण अपने बाद सुनिश्चित करना आपका ही काम है। बिल्कुल। ये आप किसी और के ऊपर नहीं छोड़ सकते। और अच्छी बात क्या है कि धीरे धीरे सरकार, कानून और समाज इसके बारे में सोच रहा है, और सिस्टम्स क्रिएट हो रहे हैं धीरे धीरे, जिससे कि आप अपनी डिजिटल लीगेसी है इसको पास ऑन कर पाए। तो हम सबको जरूरी इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि मेरे डिजिटल अकाउंट्स मेरे बाद किसको जाएंगे, इसके एक्सेस को मैं कैसे सुनिश्चित करूंगा, राइट? और इसके बारे में मैं अपने इनहेरिटेंस प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें कर सकता हूं जिससे कि ये हस्तांतरण इजी हो जाए। बिल्कुल।
अगर सर हम किसी यूट्यूबर का या कोई सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करता है, तो अगर हम उसी का एग्जांपल लें, तो कैसे वो एक एस्टेट प्लानिंग कर ले, स्टेप बाय स्टेप उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या कदम उसके लिए होने चाहिए, और इसे स्ट्रक्चर्ड वे में किस तरीके से सेट करें सर? मैम, पहली जो मेरी राय इस व्यक्ति की होगी जिसने एक YouTube चैनल या इस तरीके के सोशल मीडिया अकाउंट से बिजनेस क्रिएट किया है, कि कभी भी ये बिजनेस पर्सनल नाम पर क्रिएट ना करें। ये अकाउंट जो है ना, जिसमें आप अपना YouTube चैनल चला रहे हो या Instagram का अकाउंट चला रहे हो, ये कंपनी के नाम होना चाहिए। क्योंकि अच्छी बात क्या है, कंपनी नेवर डाइज, इंडिविजुअल डाइज, राइट? तो आप इसे पर्सनल नाम पे ना रखें, आप कंपनी LLP बना के इसे रखें, जिससे कि इसके ट्रांसफर की नौबत ही ना आए, राइट? जिसके पास कंपनी उसका अकाउंट। पर अगर आपने ऐसा नहीं किया या किसी वजह से नहीं किया, तो अभी कानून में क्या प्रावधान है, स्पेशली चलिए यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं। तो यूट्यूब जो है ये गूगल का एक पार्ट है, बिल्कुल। और गूगल में इनएक्टिव अकाउंट मैनेजर का प्रावधान है। मतलब आप गूगल में ये निर्देश दे सकते हैं कि अगर मेरा अकाउंट इनएक्टिव हो जाए, तो इस व्यक्ति को मेरे अकाउंट में ये राइट्स मैं दे रहा हूं। पर ये राइट्स जो है ना, ये बहुत लिमिटेड हैं। वो आपसे कुछ डाटा शेयर कर देंगे, कुछ डाटा को डिलीट करने की अनुमति दे देंगे। पर अगर आप सोच रहे हो कि मेरा YouTube चैनल उसको ट्रांसफर हो जाएगा मेरे पास जो पर्सनल नाम पे, जिसको मेरा इनएक्टिव अकाउंट मैनेजर है, वो नहीं होता। वो नहीं होता। आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा के, और आजकल बहुत यूट्यूबर्स हैं बिल्कुल, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा के वो कंटेंट बनाया है, जिसके ऊपर हिट्स आते हैं और पैसे आ रहे हैं। पर क्योंकि वो पर्सनल नाम पे, गूगल में प्रावधान ही नहीं है कि वो नेक्स्ट जनरेशन तक चला जाए। वो उसको समेटने का तो वो पावर दे रखी है उन्होंने, और वो इनहेरिट करने की पावर नहीं दे रखी। अब इसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैंने कहा सबसे अच्छा तरीका तो क्या है कि आप LLP या कंपनी के नाम ये अकाउंट्स क्रिएट करें। अगर आप बिजनेस करते हैं, आप इसे पर्सनल नाम पे ना करें। अगर आपने किसी वजह से पर्सनल नाम पे किया हुआ है, तो आप इन अकाउंट्स को, इन चीजों को अपनी विल का पार्ट बनाएं। तो आपकी विल में एक डिजिटल एसेट्स का क्लॉज होना चाहिए। उसमें आपने लिखा हो कि मेरे ये डिजिटल एसेट्स हैं, मैं अपने बाद ये इस व्यक्ति को देना चाहता हूं। और विल के अंदर जब आप एग्जीक्यूटर अपॉइंट करते हो, एग्जीक्यूटर क्या है? जो आपका आफ्टर डेथ एजेंट है, जो इस विल को इंप्लीमेंट करेगा। आप डिजिटल एग्जीक्यूटर भी अपॉइंट कर सकते हो, बिल्कुल, राइट? आप डिजिटल एग्जीक्यूटर भी अपॉइंट कर सकते हो। आप मेरे समझे? मतलब ये व्यक्ति को पावर होगी गूगल से बात करने की, और मेरे अकाउंट्स को टेक ओवर कर मेरी विल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो ये आप अलग से प्रावधान विल के अंदर दे सकते हो। तो एक तो आपका फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स का एग्जीक्यूटर हुआ। बिल्कुल। सपोज मेरा एक एम्प्लॉई है जो डिजिटली बहुत सेवी है, या मेरा एक नेफ्यू है जो डिजिटली बहुत साउंड है, टेक्निकली बहुत साउंड है, IT, तो मैं उसको डिजिटल एग्जीक्यूटर बना देता हूँ कि भाई तुम मेरे बाद ये सब चीजें संभालना और मेरे बच्चों को दे देना। तो आप उसके लिए अलग से प्रावधान कर सकते हो, जो कि आप एक नॉर्मल लोग अपनी विल में नहीं करके जाएंगे। पर ये क्योंकि अगर आपकी आय उससे जुड़ी हुई है, वो आपका बिजनेस है, तो आपको प्रोटेक्ट करना और ट्रांसफर करना आपका ही काम है ना। तो आप इस तरीके की चीजें कर सकते हो। ये जो प्लेटफॉर्म लेवल पॉइंटीज हैं, जैसे गूगल में इनएक्टिव में अकाउंट मैनेजर है, फेसबुक में आप एक और मैनेजर अपॉइंट कर सकते हो जो इसको वो अकाउंट बंद करके मेमोरियल बना देते हैं। इस व्यक्ति की डेथ हो गई है, अब ये वाली जो पोस्ट है ये रहेंगी, और इसमें जिससे कि अनऑथराइज एक्सेस उसका रुक जाए, वो फेसबुक उसका उसे लॉग इन ही नहीं करने देगा किसी को, तो वो हैक नहीं हो सकता। इस तरीके के प्रावधान सब ज्यादातर सारे प्लेटफॉर्म देखिए। एप्पल का अपना सिस्टम है, राइट? आपकी जो एप्पल आईडी है उसको किस तरीके से ट्रांसफर हो, एप्पल का अपना सिस्टम। तो आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, पहले तो प्लेटफॉर्म लेवल पे, और फिर इंडियन कानून के लेवल पे आप क्या कर सकते हैं। दोनों तरफ से आपको देख के उसकी प्लानिंग करनी है।
बिल्कुल। और सर सोशल मीडिया हो गए और साथ ही ईमेल लॉगिन, क्रिप्टो वॉलेट जैसे ये जो अकाउंट्स होते हैं, इनको सर सेफ सक्सेसर कैसे तय किया जाता है? आप एक बार क्वेश्चन दोबारा बताएं। ये जो सोशल मीडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए, ईमेल अगर हो गया हमारा जैसे कि जीमेल और आउटलुक और ये सारी चीज़ें हो गई, क्रिप्टो वॉलेट हो गए, ये जो संवेदनशील अकाउंट्स होते हैं सर, इसका सुरक्षित उत्तराधिकारी कैसे तय करें, ये हमें कैसे सुनिश्चित करना है? मैंने जैसे बताया ना कि 2 लेवल पे आप इसके उत्तराधिकार डिसाइड कर सकते हो। एक तो है प्लेटफॉर्म लेवल पे। प्लेटफॉर्म लेवल पे आप हर एक प्लेटफॉर्म में प्रावधान होता है कि मेरे ना रहने पे ये करें। जैसे गूगल में इनएक्टिव अकाउंट मैनेजर है, किसी में आप एजेंट अपॉइंट कर सकते हो, आफ्टर डेथ एजेंट है, राइट? तो वो आप हर एक पे प्लेटफॉर्म लेवल पे कर सकते हो। दूसरा, आप अपनी विल में इसका पार्ट बना सकते हो, राइट? और तीसरा, एक और बड़ा अच्छा कानून आया है अभी, उसे कहते हैं डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, राइट? ये अभी पास किया है पार्लियामेंट में, जिसमें आप नॉमिनी क्रिएट कर सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इस एक्ट के अंडर। और इस नॉमिनी के पास पावर होगी आपकी प्राइवेसी को इंश्योर करने की, राइट? कि कौन सा डाटा आपका पब्लिक हो जाए, कौन सा डाटा डिलीट हो जाए। मैम, आपकी ईमेल के अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप नहीं चाहते दुनिया में किसी को भी पता चले। बिल्कुल, जरूर होगी। अब ये कौन सुनिश्चित करेगा आपकी बात की वो वाली ईमेल्स डिलीट होंगी या वो डाटा डिलीट होगा? तो डाटा प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल, राइट? आपकी गूगल पे हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री, राइट, वो आपके बारे में कितना कुछ बताती है। बिल्कुल। somebody should be authorized to delete all their data ना। तो ये जो एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया है डाटा प्रोटेक्शन का, इसमें प्रावधान है कि आप नॉमिनी क्रिएट कर सकते हो जो आपकी प्राइवेसी का वो करेगा। और अभी ये जो नॉमिनी है ये प्लेटफॉर्म लेवल पर, जैसे कि बैंक्स आपसे फॉर्म साइन करा के आपका डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन के लिए नॉमिनी अपॉइंट करा सकते हैं, राइट? इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो रही है। अभी हमारे यहाँ कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने कोई प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे मैं नॉमिनी अपॉइंट कर दूं और वो सब जगह मेरे को रिप्रेजेंट कर ले। अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ, जिसकी एक जरूरत लगती है, पर हमने इसमें कुछ काम करना शुरू किया। पर अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मुझे अपने अकाउंट लेवल पे कैसे सिक्योरिटी करनी है, तो मैंने ऐसे आपको बताया, आप हर एक अकाउंट में प्रावधान है। आपको पहले तो ये वहां पे किसी को अथॉरिटी देनी है, पर एक चीज और करनी है, आपको एक्सेस सुनिश्चित करना है कि मेरे बाद मेरे जिसको भी मैं ये एक्सेस देना चाहता हूँ उसको लॉगिन क्रेडेंशियल कैसे जाए। अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है तो 2 फैक्टर में पासवर्ड तो उसको पता है क्या, उसके पास मोबाइल फोन नंबर और ईमेल आईडी है मेरी जिसमें उसका पासवर्ड का ओटीपी आएगा। तो पहला पार्ट तो है कि वो आधिकारिक रूप से उसको लेने के लिए आपने सक्षम बनाया लीगल रूप से। सेकंड, आपने उसको एक्सेस का प्रोविजन भी कराया। ये एक्सेस कैसे जाएगा, एक्सेस की डिटेल्स कैसे जाएंगी, और एक्सेस के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, राइट, जैसे मोबाइल फोन नंबर, राइट, ईमेल आईडी, वो कैसे जाएगा, राइट? आप बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी में एक फ्रेज होता है, राइट? वो फ्रेज ही यूज होता है टू एक्सेस द क्रिप्टो अकाउंट, राइट? वो जो सेफ फ्रेज होता है वो किसके पास होगा, राइट? तो लोग क्या करते हैं, उस फ्रेज को तोड़ देते हैं जी। सपोज वो 10 लेटर का फ्रेज है, वो 3 वर्ड 3 जनों को बता दिए, तो जब तक ये तीनों मिलकर वो फ्रेज पूरा नहीं करेंगे उस प्लेटफॉर्म पर, तब तक वो क्रिप्टो करेंसी एक्सेस नहीं होगी, राइट? तो हो सकता है आपने 2 फ्रेज तो एक 2 वर्ड तो अपने 2 बच्चों को बता दिया, और एक फ्रेज का आखिरी वाला वर्ड जो है अपने एग्जीक्यूटर को बता दिया बिल के अंदर, कि अब ये तीनों मिलकर ही वो उस क्रिप्टो को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। अगर आप पे उस टाइप की संपत्ति है तो आपको ये सारे तरीके सोचने पड़ेंगे, बिल्कुल, और तभी आप अपनी डिजिटल एस्टेट का ट्रांसफर कर पाओगे। बिल्कुल,
बिल्कुल सर। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने डिजिटल एसेट को सुरक्षित रखना और सही प्लानिंग उसकी करना। सर, डिजिटल अकाउंट्स का कानूनी हस्तांतरण किस प्रोसेस से होता है और डिजिटल वसीयत इस प्रक्रिया को कैसे आसान बनाती है सर? अगर आप डिजिटल वसीयत ये कह के करो कि मैं क्या अपनी वसीयत डिजिटल कर सकता हूँ, वो तो इंडिया में अभी तक लीगली वैलिड नहीं है। इंडिया में अभी भी पेन और पेपर वाली वसीयत ही वैलिड है, जी। राइट। तो अगर आप ये कहते हो कि मैं पीडीएफ फाइल कहीं पे अपलोड कर दूं और वो डिजिटल वसीयत बन जाए, वैसा कुछ नहीं है, राइट। या ना ही हमारे यहाँ कोई व्हाट्सएप वसीयत होती है, ना कुछ होती है, वो सब हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, राइट। पर अगर आप डिजिटल वसीयत इसलिए कह रहे हो कि मैं अपने डिजिटल एसेट को वसीयत में डाल सकता हूँ या नहीं, आप पक्का डाल सकते हो, राइट। ऑल्दो हमारे यहाँ कोई सेपरेट कानून नहीं है, पर हमारे कानून ने ये माना इंडियन सेक्शन एक्ट में कि जो भी आपके एसेट्स हैं उनको विल का पार्ट बना सकते हैं, और डिजिटल एसेट भी एसेट्स है, राइट। तो आप जरूर इनको डाल सकते हैं, राइट। तो आप अपने यूट्यूब अकाउंट्स, अपने फेसबुक के अकाउंट्स, अपने वेबसाइट के डोमेन्स, राइट, सर्वर की होस्टिंग, सीआरएम का डाटा, ये सारी चीजें अपने विल में लिख सकते हो कि मेरे बाद इसका क्या क्या होगा। तो ये विल के अंदर आ सकते हैं, और इसका आप एग्जीक्यूटर और बेनिफिशियरी अपॉइंट कर सकते हो। मेरा जो एम्प्लॉय है, जो आईटी हेड है, वो इसका एग्जीक्यूटर है, और मेरे जो बच्चे हैं, बड़े बेटे को मैं यूट्यूब अकाउंट दे रहा हूँ, छोटे वाले को डोमेन दे रहा हूँ, जिसको बिजनेस दे रहा हूँ, तो मैंने पूरी प्लानिंग करके उसका सबको अलग अलग दे सकता हूँ। इट कैन बी पार्ट ऑफ योर विल एंड इनहेरिटेंस प्लानिंग। इनफैक्ट इट कैन बी पार्ट ऑफ योर ट्रस्ट ऑल्सो। आप अपने डिजिटल एसेट्स एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट में डाल सकते हैं। अभी रिसेंटली 2 साल पहले मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला आया, जिसमें उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को भी प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट का पार्ट बनाना अलाउ कर दिया, कि आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रस्ट में ऐड कर सकते हो, और उन्होंने उसको एसेट माना। तो अगर आपका मतलब ये है कि जी क्या मैं अपने डिजिटल एसेट्स को अपने विल का पार्ट बना सकता हूँ, वो मेरी डिजिटल विल है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, पर विल ऑनलाइन नहीं हो सकती। बिल्कुल सर। डिजिटल एसेट प्लानिंग में अगर ये प्लानिंग अगर कोई कर रहा है, तो क्या कोई गलतियां भी इसमें करता है? कौन कौन सी ऐसी आम गलतियां हैं जो अक्सर लोग कर जाते हैं और फिर बाद में उनकी फैमिलीज को इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है? सबसे पहली गलती तो है आप डिजिटल एसेट को एसेट नहीं मानते, राइट। आपकी वो लिस्ट ऑफ एसेट्स में आता ही नहीं जी। तो पहला काम जो हर व्यक्ति को करना चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए अपने डिजिटल एसेट्स की, कंप्लीट लिस्ट, राइट। इसमें आप कुछ भी ना छोड़े। उसके बाद ये एसेट्स में किन किन में मैंने नॉमिनी बनाया हुआ है, किन में नॉमिनी नहीं बनाया हुआ। नॉमिनी मतलब एजेंट अपॉइंट किया हुआ है, किस में नहीं किया हुआ। क्या एजेंट वही है जिसको मैं देना चाहता हूं या नहीं देना चाहता। उसके बाद इन एसेट्स का नॉमिनी और विल का बेनिफिशियरी, उनमें आपस में तालमेल है या नहीं, है ना। ये तो नहीं हो सकता ना, मैंने डिजिटल एसेट्स में नॉमिनी तो बना दिया बड़े बेटे को और दे रहा हूँ विल में छोटे को, तो इसमें तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए जी। कि आपने जो जिसको प्लेटफॉर्म पे अधिकार दिया उसको ही विल में अधिकार दिया, तो वो काम आसान हो जाएगा, राइट। और ये सब करने के बाद जो इसके एक्सेस का तरीका है, वो आपको सेपरेटली कहीं पे मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक फोल्डर अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में ऐसा बनाना पड़ेगा जिसको आप रेगुलरली अपडेट करते हैं कि अकाउंट की कानूनी रूप से तो आपने दे दिया उसको पावर, पर उसका वो पहुंचेगा कैसे उस एसेट तक, उसका जो तरीका है वो रेगुलर अपडेट, उसका यूआरएल क्या है, उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है या एक ही पासवर्ड से काम चल जाता है, ये कहाँ पे आएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको वो बना के करना पड़ेगा प्रॉपर तरीका, और आपको आखिर तक सोचना पड़ेगा कैसे होगा। बिल्कुल। लेकिन तो सर एक सवाल है मेरा यहाँ पर कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि लैपटॉप में कोई फोल्डर बनाकर आप इसे रख सकते हैं, लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि लोग मोबाइल में भी अपने पासवर्ड्स रखना या उनको किसी ऐसे फोल्डर में रखना थोड़ा सा उनके लिए अनसेफ इस वजह से हो गया है। कई बार मोबाइल चोरी हो जाए, लैपटॉप चोरी हो जाए, तो ये थोड़ा रिस्की नहीं है? अगर आपको ये रिस्क लगता है तो एक पासवर्ड मैनेजर की एप्स आती हैं,
राइट, जो कि बहुत सिक्योर्ड होती हैं, और उसमें आप इनहेरिटेंस प्लानिंग पूरी कर सकते हैं। उसमें कह सकते हो कि मेरी डेथ के बाद इस पासवर्ड, इस ऐप का एक्सेस इसको दे देना, और जिसके पास वो एक्सेस आता है उसको उसको वो एक्सेस का पूरे वो मिल जाएगी। और वो एक्सेस किसको दोगे आप? जो आप जिसको आप डिजिटल एग्जीक्यूटर बना रहे हो अपना, राइट, व्हील के अंदर जिसको डिजिटल एग्जीक्यूटर बनाया उसको ही वो एक्सेस दोगे ना, उसी को एक्सेस दे दो डेथ के बाद के लिए। तो बहुत सारे पासवर्ड मैनेजमेंट के एप्स आ रहे हैं जिसमें इनहेरिटेंस प्लानिंग के क्लॉजेज हैं, प्रोविजंस हैं, कि मेरी डेथ के बाद इस व्यक्ति को ये डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद आप इसका एक्सेस दे दीजिए। जी बिल्कुल। और सर क्या किसी को अपने क्रेडेंशियल्स देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या? इसे भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, किसी पर्सन को या सिबलिंग को, किसी को? अपने क्रेडेंशियल तो जीते जी किसी को नहीं देने, राइट। तो आपके ऊपर रिस्क ना है, सबसे पहले तो वो है, बाद में देखेंगे कैसे जाएगा ठीक से, राइट। तो किसी को क्रेडेंशियल देना बहुत रिस्की है, चाहे वो कोई भी हो जी। और रिस्क खाली इस बात का नहीं है कि वो व्यक्ति इस चीज को ले लेगा आपसे। मुझे रिस्क ये है कि उस व्यक्ति से कोई साइबर क्राइम कर इस डाटा को ना ले ले। राइट। मैं अपना डाटा तो सुरक्षित कर सकता हूँ, पर एक बार किसी को इंफॉर्मेशन दी, वो कितनी सुरक्षा कर रहा है इसकी, वो उसको कैसे सुनिश्चित करूँ? बिल्कुल। तो मुझे वो रिस्क भी है इसका। ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी वाइफ पे विश्वास नहीं है या अपने बेटे पे विश्वास नहीं है, अपने भाई पे विश्वास नहीं है, पर मुझे प्रॉब्लम यह है कि क्या वो मेरी तरह इसकी सुरक्षा कर पाएंगे, वो रिस्क है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और देखिए, अमर उजाला द बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल भी आ गए हैं। उनमें से कुछ सवालों को हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता देते हैं तरीका अपने सवाल पूछने का। देखिए, बहुत ही आसान सा तरीका है। आपके मन में कोई सवाल है, आप कैसे हमसे जुड़ सकते हैं, कैसे अपना सवाल पूछ सकते हैं, वो हम तरीका जान लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपना व्हाट्सएप उठाना है, आपको सोशल मीडिया उठाना है और उसके बाद आपको अपना सवाल भेज देना है। अब देखिए, हम तरीका जान लेते हैं, प्रोसेस जान लेते हैं। व्हाट्सएप आपको कैसे करना है वो सबसे पहले जान लीजिए। एस्टेट प्लानिंग चूंकि हमारा शो है, तो आपको सबसे पहले लिखना होगा एस्टेट, ESTATE, और उसके बाद आपको अपना सवाल भेज देना है 9354027995 पर। ये वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए भी जो अपना सवाल है वो भेज सकते हैं, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। और यूट्यूब पर देखिए, आपको हम ये भी बता देते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जो हमारे गेस्ट हैं दीपक जैन, उनका जो नंबर है वो भी हमने मेंशन किया हुआ है। आप जब हमारा शो ओपन करेंगे तो वहां पर उनका नंबर भी आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, सवाल आ गए हैं दर्शकों के, तो सवालों को शामिल करना जरूरी है। सवालों को शामिल कर लेते हैं अपने दर्शकों के। नोएडा से सवाल आया है रिया गुप्ता का। उन्होंने पूछा है कि क्या मेरी सोशल मीडिया अकाउंट परिवार को ट्रांसफर हो सकते हैं? सर, सोशल मीडिया अकाउंट्स लीगली परिवार को ट्रांसफर नहीं हो सकते, पर इनका एक्सेस आप उनको दे सकते हैं टू डू सर्टेन थिंग्स, राइट। जैसे कि फेसबुक में आपका एक मेमोरियल बन जाता है कि भाई अब ये इस व्यक्ति की डेथ हो गई है, अब ये वो में डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ सब कुछ आ जाता है और वहाँ पे आप लोग वहाँ पे श्रद्धांजलि दे सकते हैं, राइट। तो ये अकाउंट ट्रांसफर नहीं हो सकते, पर आप किसी को ये पावर दे सकते हैं कि वो इनको संभाल कर सुरक्षित करके रोक सकते, राइट। तो वो आपकी हर चीज के लिए हो सकता है, वो चाहे आपका जीमेल के अकाउंट्स हो या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स। बिल्कुल। तो अकाउंट जो है वो ट्रांसफर परिवार को नहीं हो सकते हैं। इंदौर से सवाल आया है यश व्यास का। ये पूछ रहे हैं कि क्रिप्टो वॉलेट की प्राइवेट को सुरक्षित रखने का सही तरीका क्या है? इसको किस तरीके से हम जो सेफ रख सकते हैं? जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्रिप्टो आपकी विल का पार्ट बन सकती है, राइट। तो आप विल में कह सकते हो कि मेरे पे क्रिप्टो एसेट्स हैं और मेरे बाद ये क्रिप्टो एसेट्स इस व्यक्ति को देने चाहिए, राइट। अब क्रिप्टो एसेट्स का जो एक्सेस करने का तरीका है वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा किसी करेक्ट पर्सन को अपने बाद। जी, राइट। तो आपको अपने बाद किसी को ये एक्सेस देने का सही तरीका निकालना पड़ेगा। और कुछ क्रिप्टोज में तो आप ऑनलाइन एक्सेस करते हैं, कुछ क्रिप्टोज में कुछ हार्डवेयर होते हैं, वही लगा के वो एक्सेस होता है, राइट। तो उन्होंने कोई कार्ड दिया हुआ है, कोई पासवर्ड की दे रखी है, जो की लगेगी तभी वो चलेगा, उस तरीके की चीज होती है। तो उन हार्डवेयर को भी ट्रांसफर करना
आपके पास करना जरूरी है, तभी वो एक्सेस मिले। बिल्कुल। क्रिप्टो में जो मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है ना, वो एक्सेस का। लीगल राइट तो आप ट्रांसफर कर दोगे बिली आप ट्रस्ट के जरिए, पर उसका जो एक्सेस है वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसको एक्सेस ही सब कुछ है। वो जिसके हाथ में एक्सेस आया वो कुछ भी कर सकता है, और उसका उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, राइट, क्योंकि वो इस तरीके के कॉन्टेक्ट। तो आपको जो एक्सेस कीज है ना, उस पे काम करना चाहिए ज्यादा। तो इस तरीके से आप क्रिप्टो वॉलेट की जो प्राइवेसी है उसे मेंटेन करके रख सकते हैं, उसे सेफ रख सकते हैं। मुंबई से सवाल नेहा तिवारी का, ये पूछ रही हैं कि क्या डिजिटल वसीयत इंडिया में कानूनी रूप से मान्य है? हालांकि इससे पहले आपने सर इसका जवाब दे दिया, लेकिन मैं चाहूंगी नेहा जी को आप दोबारा से इसका आंसर दे दीजिए। तो नेहा जी, इंडिया में डिजिटल वसीयत कानूनी रूप से मान्य नहीं है। हमारे यहाँ फिजिकल वसीयत ही मान्य है। ऑल्दो जब आप फिजिकल वसीयत को रजिस्टर कराते हैं तो रजिस्ट्रार इसकी डिजिटल कॉपी बना के अपने सिस्टम में सेव कर लेता है, पर आपके पास डिजिटल वसीयत करने का कोई प्रावधान इंडियन कानून में नहीं। आपको वसीयत पेन और पेपर पे टाइप कर या अपने हाथ से लिखकर ही बनानी पड़ेगी। तो यही तरीका है इंडिया में। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने सवालों पर। सर, डिजिटल एसेट की सूची और डॉक्यूमेंटेशन को सेफ और अपडेट कैसे रखें? जैसे मैंने कहा कि आप एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपने अपने सारे डिजिटल एसेट्स को लिस्ट किया है, और उसके पासवर्ड्स हो सकता है किसी पासवर्ड ऐप में आपने रखे हैं। उस पासवर्ड ऐप पे कैसे पहुंचा जा सकता है, उसका तरीका उस फोल्डर में डाल के छोड़ दो, राइट। तो आपके सिस्टम में एक फोल्डर होना चाहिए जिसमें लिखा होता है ये मेरे डिजिटल एसेट्स हैं, ये यहाँ पर हैं, इन पे ये प्रावधान मैंने किया हुआ है। इसको एक्सेस करने का पासवर्ड का आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो मैंने पूरा सिस्टम बनाया। दूसरी बात, इसका एक बैकअप जरूर रखिए जी। राइट। तो हम आईटी में कहते हैं कि हर चीज का बैकअप होना चाहिए, क्योंकि हर चीज डिस्ट्रॉयबल है, राइट। तो हो सकता है किसी आपने और दूसरे हार्डवेयर में उसकी कॉपी रखी है, फिजिकली एक डायरी बना रखी है जिसमें आपने रखा हुआ है। तो उस तरीके से आप इसका एक बैकअप जरूर क्रिएट करके रखें। पर इसकी सूची कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है डिजिटल एसेट्स की, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इन्फॉर्मेशन सही जने तक पहुंचनी चाहिए, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सर, सोशल मीडिया का मेमोरलाइजेशन फीचर कितना ज़्यादा यूजफुल है? इसे कब एक्टिव करना चाहिए? क्या इसका भी कोई टाइम है इसे एक्टिव करने का? नहीं, तो जैसे ही आप एक सोशल मीडिया अकाउंट खोलें, उसका मेमोरलाइजेशन फीचर आप एक्टिवेट कर दें हाथ के। ओके। तो हमें से किसी को भी नहीं पता हमारी डेट ऑफ डेथ क्या होने वाली, राइट। तो आप कब करना चाहिए? डेथ से पहले करना चाहिए। और डेथ कब होगी तो मुझे पता ही नहीं है, राइट। तो मुझे जिस दिन मैंने अकाउंट खोला उसी दिन उसका मेमोरलाइजेशन करना चाहिए, और उसका अधिकार उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसको मैं जिस पे मुझे विश्वास है कि वो इसका न्यायपूर्वक इसका उपयोग करेगा और उसको ठीक से कर पाएगा। बिल्कुल। तो सर, क्या डिजिटल एसेट के लिए अलग से ट्रस्ट बनाना जरूरी है? डिजिटल एसेट्स आपकी नॉर्मल ट्रस्ट के पार्ट बन सकते हैं बड़े आराम से। किन केसेस में आपको डिजिटल एसेट के लिए अलग वसीयत बनानी पड़े? अगर आपके पास बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज टाइप के एसेट्स हैं, राइट, आपकी डिजिटल एस्टेट बहुत बड़ी है, या आपका जो व्यापार है वो ऑनलाइन है सर, ऐसे केस में हो सकता है कि मैं आपकी अलग ट्रस्ट बनाकर ये डिजिटल व्यापार जो है पूरा, ऑनलाइन बिजनेस है, यूट्यूब चैनल्स हैं, राइट, आपके इंस्टाग्राम के पेजेस हैं, वो सारे एक ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दूं जिससे कि इनकी कंटिन्यूटी बनी रहे। दूसरी बात, जो ट्रस्ट आपको अलाउ करेगा, वो ट्रस्ट में आप ओनरशिप और मैनेजमेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हो, राइट, कि ओनर तो मेरे बच्चे होंगे पर इसको चलाएंगे ये लोग, जो कि आपके एम्प्लॉइज हो सकते हैं, जो कि आप कोई टेक्निकल पर्सन हो सकते हैं। तो वो चीजें आप ट्रस्ट में कर सकते हो, वो शायद आप एक नॉर्मल विल या उसके में नहीं कर पाओगे। तो अलग से ट्रस्ट, मतलब बहुत कम कारण दिखाई देते हैं कि आपने एक नई ट्रस्ट खाली डिजिटल एसेट्स के लिए बनाई। हाँ, अगर आपका बिजनेस है डिजिटल तो आप बना सकते हैं, पर ट्रस्ट ओवर वर्सेस विल, अगर आपके पास इस टाइप के एसेट्स हैं तो ट्रस्ट इज अ बेटर सॉल्यूशन देन विल फॉर डिजिटल एसेट्स। बिल्कुल।
बिल्कुल सर। सर कुछ सवाल भी हमारे दर्शकों के आ गए हैं, जल्दी से उन सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। दिल्ली से सवाल आया है अर्पित शर्मा का। ये पूछ रहे हैं कि क्या ईमेल एक्सेस परिवार को देना कानूनी जोखिम बन जाता है या जटिल हो जाता है? तो अर्पित जी, ईमेल एक्सेस आपके बाद परिवार को जाए उसमें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। केवल एक चीज की आपत्ति है कि इसमें कुछ प्राइवेट डाटा आपका ऐसा हो सकता है जो आप शायद परिवार से भी शेयर ना करना चाहिए। तो उसका आप किस तरीके से उसका डिस्ट्रक्शन कैसे इंश्योर करेंगे जब इसका ये जाएगा आपके परिवार को, उस बारे में आपको सोचना है। अगर ऐसा कुछ डाटा है तो राइट, अगर आप जीते जी उनको एक्सेस देना चाहते हैं उसके तो मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं पक्का मानता हूँ कि सबसे पहले आपको अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इस ईमेल से आपके बहुत सारी चीजें एक्सेस हो जाती हैं। बिल्कुल। आपके बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, सब चीजों का एक्सेस का ये रास्ता ये ईमेल ही। तो जीते जी तो एक्सेस नहीं देना, मृत्यु के बाद देना है। और उस मृत्यु के बाद बस खाली जोखिम ये है कि ये सही जने के पास हो, जिस समझ लो आपने अपना YouTube चैनल अपने बड़े लड़के को दिया और ईमेल से वो जुड़ा हुआ है, तो आपने ईमेल छोटे को दे दी, वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सोचिएगा पहले ये सब करने से पहले उसमें प्लान बनाना पड़ेगा प्रॉपर, राइट। दूसरा, जो इस ईमेल के अंदर जो प्राइवेट डाटा है उसका डिस्ट्रक्शन या उसको किस तरीके से आप सुरक्षित करेंगे अपने बात, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। और सर क्या अगर ईमेल एक्सेस मान लीजिए किसी को दे दिया है तो क्या उसका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? अगर आपने ईमेल एक्सेस ऑलरेडी दे दिया है तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, चाहे आपने उसको मतलब आपने दिया है एक्सेस या नहीं दिया। सुरक्षा के लिहाज से तो बहुत अच्छी जरूरी है ना कि आप इसको सुरक्षित रखें जिससे इसका मिसयूज ना हो। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर करना चाहिए अगर आपके ईमेल में कोई भी आर्थिक चीजें जुड़ी हुई हैं तो जरूर करें। बिल्कुल। जयपुर से सवाल शिवानी राजपूत का, ऑनलाइन बिजनेस अकाउंट का कंट्रोल वारिस को कैसे मिलता है सर? तो ऑनलाइन बिजनेस जो अकाउंट्स हैं उसका जो कंट्रोल है वो 2 या 3 जगह टिका हुआ है। पहला तो डोमेन ट्रांसफर कैसे हो, दूसरा जो सर्वर होस्टिंग है उसका ट्रांसफर कैसे होगा, और आपने ये दोनों ट्रांसफर कर भी लिए तो जो पेमेंट गेटवे जिसे पेमेंट आ रहा है उसका एक्सेस का ट्रांसफर कैसे होगा। तो ये तीनों चीजों को आपको सिंक्रोनाइज करना है। right? आप इसको विल कर सकते हो, आपका इनहेरिटेंस का पार्ट बन सकता है या आपके जीते जी ट्रस्ट में जा सकता है, पूरा का पूरा बिजनेस, ये सब अलाउड है। प्रॉब्लम मेरी तब आती है जब आपने ये नहीं किया, राइट। आपने अगर प्रॉपर विल बनाई और इसमें डिजिटल एसेट्स को इंक्लूड कर दिया या ट्रस्ट अपने जीते जी बना दी उसको इंक्लूड कर दिया, एक कंपनी के अंदर ट्रांसफर कर दिए सारे एसेट्स और कंपनी के शेयर्स विल का पार्ट बना दिया, तो वो सब तो चीजें आसान कर देगा। पर प्रॉब्लम तब होती है जब आप चले जाएं बिना ये सब कुछ करें, तो फिर कानूनी रूप से इनका एक्सेस लेना, कंट्रोल लेना परिवार के लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। क्योंकि आप सोचिए, आप इंडिया में बैठे हो, आपका जो सर्वर है जिसपे आपने वेबसाइट होस्ट करी है वो यूएस में। क्या करेंगे परिवार वाले? यूएस जाके केस करेंगे कि हमें दो इसका एक्सेस। आपने जो इन्हीं चीजों की प्लानिंग को आपको सुनिश्चित करना है अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन चला गया। और मैंने आपको तरीका बताया, बहुत आसान तरीका है। आप इसको सब चीजों को एंटिटी में डाल दो, किसी लीगल पर्सनल नाम पे मत करिए, लीगल एंटिटी में डाल दीजिए, एलएलपी बना दीजिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दीजिए, ट्रस्ट बना के ट्रस्ट में डाल दीजिए। तो क्या होगा, एक्सेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो कंटिन्यूटी वैसे ही मेंटेन हो जाएगी। तो वो बेटर तरीका है। बिल्कुल सर, एक और सवाल को हम शामिल करेंगे। मुरादाबाद से सवाल आया है आदित्य वर्मा का। इन्होंने पूछा है कि क्या पासवर्ड मैनेजर को एसेट प्लान से जोड़ा जा सकता है? पासवर्ड मैनेजर को एस्टेट प्लान से जोड़ा जा सकता है और जोड़ना चाहिए। पासवर्ड मैनेजर के जितने भी एप्स हैं उसमें इनहेरिटेंस प्लानिंग के प्रोविजंस हैं कि मेरे बाद इस पासवर्ड मैनेजर के अकाउंट का एक्सेस किसको देना है। आप उसकी डिटेल्स पहले ही डाल सकते हैं
ID प्रूफ एटसेट्रा कि मेरे बाद इसको देना है। और फिर आपने अपने विल में प्रोविजन दिया कि मैंने पासवर्ड मैनेजर में इस व्यक्ति को वो दिया हुआ है, मेरे बाद इस पासवर्ड मैनेजर के एक्सेस को दे दिया जाए। राइट, तो दोनों तरह से आपको इसे मैनेज करना होगा और इसका प्रावधान है, कानून में भी है और ऐप में भी है। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद करती हैं आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। सर, डिजिटल अकाउंट्स की सुरक्षा, सेफ्टी बनाए रखने के लिए उनका हस्तांतरण कैसे सुनिश्चित करें? मैंने आपको तरीका बताया। सबसे पहले आपको डिजिटल एसेट्स को अपने विल या ट्रस्ट का पार्ट बनाना होगा। उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल क्लॉजेस अपने विल और ट्रस्ट में ऐड करने। आप किसको ये दे रहे हैं अपने बाद, किसके पास राइट होगा इन प्लेटफॉर्म्स या इन कंपनी से जिनके पास ये डिजिटल एसेट्स हैं उनसे कम्युनिकेट करने का, वो होता है डिजिटल एग्जीक्यूटर। फिर आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर एजेंट्स अपॉइंट करने कि मेरे बाद ये व्यक्ति आपको कनेक्ट करेगा, आप इसकी बात सुनिएगा, क्योंकि ये मैंने भी डिसाइड किया, अगर मैं ना रहूं तो ये मेरा एजेंट है, ये मेरा नॉमिनी है ना, लीगेसी नॉमिनी है, डिजिटल लीगेसी नॉमिनी है। राइट, तो उस तरीके से आपको वो करना है। और तीसरी चीज, आप बच्चों या परिवार को बता के जाना है कि मैंने ये सब किया है। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। राइट, तो अगर आप ये तीनों चीजें करेंगे तो ये इसका हस्तांतरण ईजी हो जाएगा। बिल्कुल। सर, अकॉर्डिंग टू यू आने वाले टाइम में डिजिटल एसेट प्लानिंग क्यों आखिरकार ज़रूरी होती जा रही है, और कोई अगर डिजिटल एस्टेट प्लानिंग कर रहा है तो उसको सबसे पहला कदम सर क्या उठाना है? एक ना रिसर्च हुई है जिससे ये पता लगता है कि इस समय भी एक एवरेज इंडियन की 15 से 20% संपत्ति डिजिटल है और ये नंबर बढ़ने वाला है। हमारी जो इनहेरिटेंस या हमारी जो एस्टेट है ना, हमारी जो जायदाद है, हमारी जो संपत्ति है, वो धीरे धीरे डिजिटल होती जा रही है, क्योंकि हम सब डिजिटल काम करते हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं, है ना, हम ये यूट्यूब पे ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये डिजिटल एसेट्स हैं। राइट, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी एक दिन, और इसकी वैल्यू है। राइट, तो इसका तो ये वैल्यूएबल होते जा रहे हैं, और हमें सुनिश्चित करना है कि मैंने जो डिजिटल एसेट्स बनाए हैं अपने लिए, वो मेरे बाद कहाँ को मिले, अब मेरी इच्छा से ही जाए। राइट, इसमें जो पहला स्टेप है ना, वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का है। आपकी जो लिस्ट होनी चाहिए कंप्लीट होनी चाहिए कि मेरे पे ये है, कैसे से इसका एक्सेस दिया जा सकता है, इसको मैं देना चाहता हूँ। तो जो पूरा सिस्टम है वो स्टार्ट होता है इंफॉर्मेशन से, और डिजिटल एसेट्स में इंफॉर्मेशन की वैल्यू बाकी एसेट्स से ज्यादा होती है। राइट, है ना, एक्सेस करने की इंफॉर्मेशन, उसको किस तरीके से, किसको मैंने इसको दिया है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली आप स्टेप जो है, इंफॉर्मेशन का बैकअप क्रिएट करो, जो आपके दिमाग के अंदर है वो पेपर पे या सिस्टम पे आना चाहिए। बिल्कुल। तो इन्फॉर्मेशन का बैकअप जो है वो क्रिएट करना है आपको। अपने डिजिटल एसेट की पूरी जो लिस्ट है वो बनानी है, और उसके बाद सही से आपको डिजिटल जो प्लानिंग है, डिजिटल एसेट्स की जो प्लानिंग है वो करनी है। सर, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए द बोनस को। तो डिजिटल दुनिया अब संपत्ति की नई परिभाषा बन चुकी है, लेकिन इसकी सुरक्षा और विरासत की प्लानिंग न होने पर आपकी पूरी डिजिटल पहचान आपके बाद किसी के हाथ नहीं पहुंचती। इसलिए डिजिटल एस्टेट प्लानिंग अब एक ज़रूरत नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए द बोनस।